हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग हनुमान जी यानी कि बजरंगबली का एक बहुत ही सुंदर मंडला आर्ट और एक्रेलिक पेंटिंग बनाएंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है, तो उसी शुभ अवसर पर मैंने बजरंगबली का एक बहुत ही सुंदर मंडला आर्ट बनाया है। इसमें मैंने एक्रेलिक पेंटिंग और मंडला आर्ट दोनों का इस्तेमाल किया है और इस वीडियो में हम ये पूरा प्रोसेस देखेंगे, कौन कौन से सप्लाईज यूज़ करने हैं, किस तरीके से बनाना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने दिसंबर के टाइम पे ये हनुमान जी का मंडला आर्ट बनाया था। तो मैं यूजुअली कोई भी एक रेफरेंस पिक्चर नहीं लेती हूँ, मैं काफ़ी सारे अलग अलग पिक्चर्स का इस्तेमाल करके अपना एक खुद का इस तरीके से फिगर बनाती हूँ और फिर पूरा डिज़ाइन बनाती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम इसी आर्ट वर्क को पूरी तरीके से ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक A4 साइज़ का आइवरी शीट ले लिया है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो आइवरी शीट बहुत ही अच्छा रहता है किसी भी टाइप के आर्ट वर्क के लिए, वो बहुत ही स्मूथ होता है और उसका GSM भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना के यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल लिया है। पेपर का मिड पॉइंट निकालने से हमें ना सिर्फ मंडला आर्ट में हेल्प होती है, बल्कि जो भी फिगर या जो भी डिज़ाइन हम बना रहे हैं उससे बहुत ही अच्छा पूरे पेपर पे बहुत ही अच्छी तरीके से वो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो आर्टवर्क बनाया था उसी का रेफरेंस लेके मैं पेंसिल की मदद से पूरा एक बेसिक स्केच तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल स्केच तैयार कर रही हूँ, थोड़े से शेप्स बना रही हूँ और बॉडी जो है हनुमान जी की उनका बस एक बेसिक लेआउट बना रही हूँ, ताकि मुझे पता चल पाए कि जो ये पेपर है उसमें कितने एरिया में उनका सर आएगा, कितने एरिया में उनके हाथ आएंगे। तो इस तरीके से बस प्रोपोर्शन डिवाइड कर रही हूँ धीरे धीरे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप है क्योंकि इस आर्ट वर्क को बनाने में मुझे 4 से 5 घंटे लग गए थे। तो अगर मैं रियल टाइम डालती तो 4 से 5 घंटे की बहुत ही लंबी वीडियो बन जाती। तो इसलिए मैंने इसको पूरा स्पीड अप किया है। अगर आप चाहें तो सेटिंग्स में जाके प्लेबैक स्पीड को स्लो करके इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो रेफरेंस लिया है वहाँ पे मैंने बजरंगबली का वो चित्र दर्शाया है जिसमें वो अपना सीना चीर के दिखाते हैं, तो उसमें राम लिखा होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे उनके हाथों के आसपास एक इस तरीके से बना रही हूँ जो उनका सीना जो है, ताकि वो कैविटी जो है हम उसमें दिखा सकें और उसमें हम राम लिख सकें। तो धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे एक एक करके चीज़ों को बेसिक शेप दे रही हूँ, लेआउट बना रही हूँ और धीरे धीरे उसका एक फाइनल जो स्केच है वो तैयार कर रही हूँ। तो मैं यूजुअली कोई एक रेफरेंस पिक्चर नहीं यूज़ करती हूँ। मैं जब भी कोई ऐसा फिगर या कोई ऐसी स्पिरिचुअल या भगवान की कोई चित्र बनाती हूँ तो हमेशा मैं उन अलग अलग रेफरेंस, अलग अलग एंगल से अलग अलग इमेजेस को थोड़ा स्टडी करती हूँ और फिर उसके बाद स्केचबुक में थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद मैं अपना एक डिज़ाइन बनाती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैं कोई भी रेफरेंस इमेज का लिंक वगैरह नहीं डाल रही हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे, जहाँ पे मैंने इस पुराने आर्टवर्क की और इस नए आर्टवर्क दोनों की इमेजेस डाल रखी हैं। उसको आप रेफरेंस के लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सारे लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी का फेस मैं बना रही हूँ। तो फेस हनुमान जी का थोड़ा सा हम ओवल की तरफ में ही रखेंगे। यूजुअली सारे फेसेस ही ओवल होते हैं, बट हनुमान जी का जैसे वानर मुखी होता है तो एकदम थोड़ा सिलिंड्रिकल शेप, थोड़ा ओवल शेप में रखेंगे। और बॉडी का लेआउट बन जाने के बाद मैं उनका सर का, उनका फेस का लेआउट बना रही हूँ। उनका शक्ल मैंने बनाया, उनका फेस बनाया, फिर उसके बाद मैंने बाल बनाए और उनका मुकुट भी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो धीरे धीरे इस तरीके से हम सेक्शंस में डिवाइड करके स्केच बनाते हैं बेसिकली। तो आप चाहें तो इस प्रोसेस को अपने हिसाब से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप पहले फेस बना लें फिर उसके बाद बॉडी बनाएं, जैसा आपको सही लगे। बेसिकली ये क्रिएटिविटी आप अपनी निकालिए, आप अपने हिसाब से स्टेप्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी का जब हम फेस बनाएंगे, जैसे कि आईज, नोज़ और मुंह बनाएंगे, तो हम यूजुअल जैसे बाकी भगवान की या बाकी चित्र में बनाते हैं उस तरीके से नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनका वानर मुख है।
तो उस तरीके से मैं यहाँ पे पूरा डिज़ाइन कर रही हूँ कि लगे कि हाँ जी ये हनुमान जी का ही चित्र है, किसी और का नहीं है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा उनके आभूषण बना रही हूँ। तो हनुमान जी को हम बहुत ही कम आभूषण पहनाते हैं और मैं यूजुअली वैसे भी आभूषण थोड़े कम ही डिज़ाइन करती हूँ। तो मैं यहाँ पे बस दो नेकलेस मैंने यहाँ पे बनाए हैं उनके, और कंपास की मदद से मैं उनके मुकुट का ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है जो गोल होता है वो बना रही हूँ, क्योंकि कंपास से क्या होता है ना कि एकदम राउंड बहुत ही इजीली बन जाता है। तो आप भी ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंड में मैं बस हनुमान जी की पूंछ ऐड कर रही हूँ। मुझे याद है जब मैंने पहली बार हनुमान जी का स्केच बनाया था तो मैं गलती से पूंछ ऐड करना भूल गई थी, बट फिर भी वो सही बन गया था। बट यहाँ पे हनुमान जी का जब भी आप चित्र बनाए तो पूंछ ऐड करना ना भूलें। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक स्केच है वो तैयार हो गया है। अगर आपको ये बेसिक स्केच अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बताएं। तो यहाँ पे बेसिक स्केच जो हमारा पेंसिल स्केच था वो रेडी होने के बाद मैं एक ब्लैक फाइन लाइनर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं एक रेगुलर ब्लैक जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ 0.7 mm का। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको फाइन लाइनर या इसी तरीके का पेन यूज़ करना है। आप चाहे तो ब्लैक स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत मोटा मार्कर ना ले। आउटलाइनिंग के लिए ब्लैक पेन, ब्लैक जेल पेन, ब्लैक बॉल पेन भी ले सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं बस आउटलाइन कर रही हूँ, क्योंकि पेंटिंग करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से आउटलाइन कर लें और पेंसिल लाइंस को इरेज कर लें। तो यहाँ पे जल्दी से मैं बस ब्लैक फाइन लाइनर की मदद से पूरा का पूरा जो स्केच हमने बनाया था उसको मैं आउटलाइन करूँगी। तो अब हमारी आउटलाइनिंग भी हो चुकी है। तो बहुत ही हल्के हाथों से और बहुत ही ध्यान से हम एक इरेज़र की मदद से सारी जो पेंसिल लाइंस है, जो भी हमने स्केच बनाया था पेंसिल की मदद से, उसे अच्छे से इरेज कर लेंगे। क्योंकि अब हम एक्रेलिक पेंटिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो जब भी हम कोई भी टाइप का पेंट, चाहे वो वाटर कलर हो या फिर एक्रेलिक हो, गुआश हो, कुछ भी हो, उसको अप्लाई करने से पहले हमें पेंसिल लाइंस अच्छे से इरेज कर लेनी चाहिए। क्योंकि एक बार पेंट अगर लग गया तो वो पेंसिल लाइंस आप उसके बाद इरेज नहीं कर सकते। तो बहुत ही अच्छे से इरेज कर लें। तो यहाँ पे बेसिक स्केच और आउटलाइनिंग होने के बाद हम एक बार देख लेते हैं कि हम कौन से सप्लाईज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ करूँगी हनुमान जी के बॉडी को पेंट करने के लिए, और उसके बाद मैं अल्कोहल मार्कर्स का भी यूज़ करूँगी। यहाँ पे रेड और ऑरेंज और येलो शेड्स का भी इस्तेमाल करूँगी, और उसके बाद मैं फाइन लाइनर्स का भी इस्तेमाल करूँगी। फाइन लाइनर्स में मैं ग्रीन और रेड और ऑरेंज का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे ये सारे सप्लाईज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं येलो ओकर का शेड यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक पेंट्स में, क्योंकि हमारे जो हनुमान जी हैं उनका जो बॉडी का जो शेड है, जो कलर है, वो थोड़ा सा येलोविश स्किन टोन की तरफ जाता है, ना कि एकदम प्योर ब्राइट स्किन टोन की तरफ। तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये शेड नहीं है तो आप कोई भी दूसरा स्किन शेड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हनुमान जी हैं तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कौन सा एग्जैक्ट शेड यूज़ करें। तो आप अपने हिसाब से दूसरा स्किन शेड भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्किन कलर का एक्रेलिक पेंट नहीं है
तो आप ऑरेंज या ब्राउन के साथ थोड़ा सा येलो और वाइट मिक्स करके अपने हिसाब से स्किन शेड भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्रेलिक पेंट्स का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे टाइप के आर्टवर्क्स में एक्रेलिक पेंटिंग काफ़ी पसंद है। अगर आपके पास एक्रेलिक पेंट्स नहीं हैं तो आप स्केच पेन्स, मार्कर्स या ऑयल पेस्टल्स, पेंसिल कलर्स किसी की भी सहायता से कलर कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हमारा जो सप्लाइज़ हम यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या आर्टवर्क बना रहे हैं। तो अगर आपके पास वाटर कलर्स हैं, पोस्टर कलर्स हैं या गॉश पेंट्स, अगर आपके पास पेंट भी नहीं है तो आप कोई भी मार्कर, स्केच पेन्स, पेंसिल कलर्स जो आपके पास है आप उसकी मदद से यहाँ पे एक येलोविश स्किन टोन अगर आपके पास हो तो उससे प्रेफर करें उसको, और उससे यहाँ पे उनकी बॉडी को हम कलर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फेबर कासल का राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जैसे ही मेरा एक्रेलिक पेंट सूख जाएगा मैं दोबारा से ब्लैक फाइनलाइनर की मदद से आउटलाइनिंग कर लूँगी। तो एक्रेलिक पेंट्स थोड़े से हैवी बॉडी होते हैं और यूजुअली जो भी मार्कर्स वगैरह होते हैं वो उसको भी कवर कर देता है, तो इसलिए हमें दोबारा से आउटलाइनिंग करने की ज़रूरत है। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे भी आपका पेंट लगा हुआ है उसको बस आपको पेन की मदद से कवर अप करना है। तो एक्रेलिक पेंट्स को सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट कोई भी दूसरा पेंट हो तो प्लीज़ आप एक बार थोड़ा सा वेट करके अच्छे से उसको एयर ड्राई करें और फिर उसके बाद ही आउटलाइनिंग करें, नहीं तो जो भी आपकी इंक होगी वो पानी के साथ मिक्स होके, पेंट के साथ मिक्स होके पूरा ख़राब हो जाएगा। तो एक्रेलिक पेंटिंग को सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वाटर कलर्स और पोस्टर कलर्स को सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे हनुमान जी के मुकुट पे मंडला डिज़ाइंस बनाने का प्लान कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि उनका जो मुकुट है उसमें मैं ब्लैक फाइन लाइनर की मदद से पहले थोड़े से मंडला पैटर्न्स बनाऊँगी। अगर आपको मंडला पैटर्न्स के बारे में और सीखना है और जानना है तो आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये मंडला पैटर्न्स बनाने से ना इनका मुकुट का जो एक डिज़ाइन होता है वो बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। और यहाँ पे मैं इनके आभूषणों पे भी थोड़े से सर्कल्स वगैरह बना रही हूँ, थोड़ा सा उसको हम कलर करेंगे ताकि वो आभूषण कलरफुल और सुंदर लगे। तो यहाँ पे इनके मुकुट का जो मैंने कलर का थीम लिया है वो मैंने रेड, ग्रीन और येलो लिया है। तो यहाँ पे मैं जो स्टोन्स हमारे लगे होते हैं मुकुट में उनको मैं रेड कलर से कर रही हूँ और ग्रीन कलर से भी करूँगी। सो बेसिकली जो भी मुकुट पे और इनके आभूषणों पे स्टोन्स लगे होते हैं आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। रेड जैसे रूबी दर्शाता है और ग्रीन आपका एमरल्ड, तो इस तरीके से आप अपने शेड्स चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑरेंज या फिर ब्लू इस तरीके का भी कोई थीम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेड और ग्रीन लिया है और इसी तरीके से मैं जो पैटर्न्स का आउटलाइन जो मैंने बनाया था उसको मैं रेड की मदद से अब मंडला पैटर्न बना रही हूँ। तो इन मंडला पैटर्न पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं।
तो जैसे मैंने रेड फाइन लाइनर की मदद से रेड स्टोन्स को कलर किया, उसी तरीके से मैं ग्रीन फाइन लाइनर की मदद से ग्रीन स्टोन्स को भी कलर कर रही हूँ। आप यहाँ पे स्केच पेन्स या पेंसिल कलर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। फाइन लाइनर से क्या होता है कि छोटे छोटे जो सेक्शंस होते हैं उनको कलर करना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे रेड और ग्रीन का मेरा थीम है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट स्टोन्स को कलर कर रही हूँ कि वो रेड ग्रीन वाला जो एक इफेक्ट होता है ना सुंदर सा, वो आए। तो अब हमारे जो स्टोन्स थे वो सारे कलर हो गए हैं। अब हम मुकुट और इनके आभूषणों का जो बैकग्राउंड है, जो पीछे का साइड है, उसको कलर करेंगे। तो यहाँ पे मैं येलो कलर का अल्कोहल मार्कर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो स्केच पेन या अगेन फाइन लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो येलो जो है वो सोने को बहुत अच्छा दर्शाता है। अगर आपके पास गोल्डन पेन या गोल्डन मार्कर या गोल्डन पेंट है, आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्राइट दिखाना चाहती थी इनके मुकुट को और इनके आभूषणों को, तो इसलिए मैं यहाँ पे येलो यूज़ कर रही हूँ। येलो भी आपका सोने को ही दर्शाता है। तो जो भी मेरा पीछे का जो साइड है बेसिकली मुकुट के और आभूषणों का, तो इसको मैं येलो से कर रही हूँ, जिससे ये लगे कि ये सोने का आभूषण है और इसके ऊपर लाल और ग्रीन कलर के आपके स्टोन्स लगे हुए हैं। तो वो इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे इनका यूज़ किया है। अगर आप इन अल्कोहल मार्कर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने इस पे वीडियो भी बना रखी है, आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम हनुमान जी के कपड़ों को भी कलर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने येलो मार्कर की मदद से ही उनके कपड़ों का जो बॉर्डर होता है उसको मैंने येलो किया है ताकि वो गोल्डन बॉर्डर के जैसे लगे। और यहाँ पे मैं एक डार्क रेड मार्कर का यूज़ कर रही हूँ उनके कपड़ों को कलर करने के लिए। तो सेम प्रोसेस है, वही आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है कि आपको रेड ही करना है, अपनी पसंद से आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अब अंत में हम यहाँ पे हनुमान जी का जो ये सीना है उसको कलर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लाल ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया था तो वो सीना तो आपका लाल ही होता है और उसके ऊपर मैंने एक ब्लैक फाइनलाइनर की मदद से बस राम लिख दिया है। अब मैंने हनुमान जी के बालों को कलर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का मार्कर लेके उनके मैं काले बाल ही बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली आप जब पिक्चर्स में देखोगे तो हनुमान जी के जो बाल हैं वो काले होते हैं और उनकी जो दाढ़ी होती है वो थोड़ी सी सफ़ेद होती है, क्योंकि हनुमान जी जो बजरंगबली है हमारे, वो चिरंजीवी हैं। तो इस तरीके से हम उन्हें दर्शाते हैं। आप यहाँ पे ब्राउन और ब्लैक का भी मिक्स ले सकते हैं।
बट यहाँ पे मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ, इन फिगर्स को थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे अब हम बस हनुमान जी की सफ़ेद दाढ़ी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सफ़ेद दाढ़ी के लिए मैंने यहाँ पे वाइट पेंट मार्कर का यूज़ किया है। तो पेंट मार्कर से बहुत इजी रहता है कोई भी ऐसा पेंट वाला इफ़ेक्ट लाने में। तो अगर आपके पास पेंट मार्कर नहीं है तो आप एक्रेलिक पेंट जो वाइट कलर का होता है, या अगर आपके पास किसी भी तरीके का वाइट पेंट है या पेन है, उसकी मदद से आप उनकी दाढ़ी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक वाइट कलर की माला भी बना रही हूँ, क्योंकि हमारे हनुमान जी या कोई भी भगवान बिना माला के तो अधूरे ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी वाइट पेंट मार्कर की मदद से इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, डॉट डॉट बना रही हूँ, थोड़ा सा डैब डैब कर रही हूँ, जिससे ना वो माला वाला जो इफ़ेक्ट होता है वो आए। वो सीधा तो नहीं होता है, थोड़ा सा फूलों वाला इफ़ेक्ट आए। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं थोड़ा डैब डैब करके कर रही हूँ। अगर आप पेंट ब्रश और वाइट पेंट का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप थोड़ा सा ऐसा डैब डैब कीजिए, तो उससे क्या होता है, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। एक फूल वाला जो माला वाला एक इफ़ेक्ट होता है वो बहुत सुंदर आएगा। तो यहाँ पे वाइट कलर से पहले हम पूरा बेस अच्छे से रेडी कर लेंगे, और इनकी दाढ़ी पे भी और माला पे भी हम सेम वाइट पेंट यूज़ करेंगे। अब मैं रेड कलर का पेंट मार्कर लेके वाइट, जैसे सफ़ेद माला होती है उसके ऊपर लाल फूल होते हैं और हरे कलर के पत्ते भी होते हैं, तो वही इफ़ेक्ट मैं यहाँ पे दूंगी। अगर आप इन पोस्का पेंट मार्कर्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियोस बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्यारे हनुमान जी का जो बेसिक स्केच जो फिगर था वो पूरा पेंट भी हो गया है, पूरा कलर होके रेडी हो गया है। अगर आपको ये फिगर, ये चित्र पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम बैकग्राउंड में, यानी कि जो पीछे का पूरा वाइट स्पेस है, इसमें हम मंडला आर्ट बनाएंगे। उसके लिए हमें कंपास, प्रोट्रैक्टर, पेंसिल, रूलर और कुछ फाइन लाइनर्स और ब्रश पेन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्रश पेन्स मतलब आप कोई भी पेन्स ले सकते हो ऑरेंज कलर के, और ब्लैक कलर के फाइन लाइनर्स। तो अब हम यहाँ पे हमारा यूजुअल मंडला आर्ट बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने मिड पॉइंट निकाला था अपने पेपर का, तो उसी मिड पॉइंट पे कंपास को रख के हम थोड़े से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बेसिकली ये होता है कि जब हम कंपास को एक ही पॉइंट पे रखते हैं और बस उसका रेडियस बढ़ाते रहते हैं, और सेम ही पॉइंट से हम जितने मर्जी सर्कल्स बनाते रहते हैं। तो इन सर्कल्स का बस जो विड्थ है वो अराउंड 1 सेंटीमीटर होगा। आप ऐसे कितना भी सेंटीमीटर ले सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो उसी मिड पॉइंट से मैं यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ, इन्हें हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। तो जब हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाए तो हम एक प्रोट्रैक्टर लेंगे। यहाँ पे मैं 360 डिग्री का प्रोट्रैक्टर ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो हमारा यूजुअल ज्योमेट्री बॉक्स में 180 डिग्री का डी आता है ना, जिसे हम यूजुअल लैंग्वेज में डी बोलते हैं, तो आप उसका यूज़ करके भी यहाँ पे हम उसको बीच में रख के हर 10 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो बेसिकली हम अपने सर्कल को, जो हमारा ग्रिड है, उसको हम 360 डिग्री का वो होता है, उसको हम 10 डिग्री पे मार्क करेंगे। तो 36 यानी कि 36 इक्वल पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मंडला ग्रिड का एक प्रोसेस जो बेसिक होता है, हम वही फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको मंडला ग्रिड के प्रोसेस के बारे में और डिटेल में जानना है और अच्छे से कैसे हम बनाते हैं उसे डिटेल में रियल टाइम में देखना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा ग्रिड का प्रोसेस शेयर किया है अच्छे से, तो उसे आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।
तो 10 डिग्री पे पॉइंट मार्क करने के बाद हम एक पेंसिल और स्केल की मदद से उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइंस बना लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सारा जो सर्कल था वो आपके 36 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब मैं एक ब्लैक फाइन लाइनर की मदद से बेसिक शेप्स बनाऊंगी। यहाँ पे मैं जो फाइन लाइनर यूज़ कर रही हूँ वो 0.4 mm का है, क्योंकि मैं यूजुअली 0.4 mm का फाइन लाइनर यूज़ करके बेसिक शेप्स बनाती हूँ। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप जैसे आपको सही लगे आप कोई भी फाइन लाइनर या ब्लैक जेल पेन की मदद से बेसिक शेप्स बना सकते हैं। तो ये जो मंडला बेसिक शेप्स है इस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। अगर आप मंडला आर्ट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, अगर आपको यूट्यूब वीडियोस या फ्री रिसोर्सेज जो होते हैं उनसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एक 1-on-1 ऑनलाइन क्लास भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि मैं मंडला आर्ट भी सिखाती हूँ। तो अगर आपको पर्सनली सीखना है, आप एक प्राइवेट ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे मैंने जो हमारा पूरा मंडला पीछे का बन रहा था उसको बस मैंने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है ताकि वो देखने में और सुंदर लगे। तो यहाँ पे मैंने बस बेसिक शेप्स ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे जो मैं बेसिक शेप ड्रॉ कर रही हूँ वो मैं सारे लेयर्स में ऑलमोस्ट सेम ही ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से दूसरे बेसिक शेप्स भी ले सकते हैं जैसा आपको सही लगे, या फिर आप इस पर्टिकुलर लेआउट को भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिक शेप्स का ड्राइंग जैसे ही हो जाएगा, हमने जो ग्रिड बनाया था हम उसको पूरा इरेज कर देंगे, क्योंकि अब हम इस पर कलरिंग करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कलरिंग करने से पहले हमेशा पेंसिल लाइंस को इरेज कर दें। तो अब हमारा ग्रिड का काम हो गया है, तो हम बहुत ही आराम से और अच्छे से इरेजर की मदद से पूरे ग्रिड को इरेज कर देंगे। कहीं पे भी आपका पेंसिल लाइन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो फिर कलर आएगा तो वो परमानेंट हो जाएगा और फिर पेंसिल लाइंस आप मिटा नहीं पाओगे बाद में। तो अब हम यहाँ पे ऑरेंज कलर के ब्रश पेन की मदद से पूरे मंडला जो पैटर्न्स है उसको मैं कलर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ऑरेंज और येलो का थीम चूज़ किया है मंडला के लिए, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हनुमान जी का फेवरेट कलर है ऑरेंज, या फिर गेरुआ या सिंदूरी कलर इस तरीके का। आप चाहें तो लाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट जैसा कि आप अगर हनुमान जी के बारे में सबसे पहले सोचें तो दिमाग में ऑरेंज कलर ही आता है ना। तो अगर आपके दिमाग में और कोई कलर आता है हनुमान जी से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे मैं एक ऑरेंज ब्रश पेन का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ब्रश पेन से कलरिंग बहुत अच्छी होती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रश पेन यूज़ करना है, आपके पास मार्कर, स्केच पेन, पेंट जो भी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने शेप बनाई थी ना, मैं सिर्फ उसमें ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ, और ये जो वाइट जो आप स्पेस देख रहे हो उसमें मैं येलो यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं बस यहाँ पे कलरिंग कर रही हूँ ताकि ये पूरा थीम जो है हनुमान जी का वो एकदम अच्छे से बन के आए।
तो जैसे ही ऑरेंज हो जाएगा, अब जो बाकी का वाइट स्पेस है उसमें मैं येलो कर रही हूँ, क्योंकि येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बहुत ही क्लासिक है और बहुत ही सुंदर लगता है, गेंदे के फूल जैसा भी लगता है। आप चाहे तो पूरा ऑरेंज भी कर सकते हैं, बट ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे जैसे ही मेरी कलरिंग कंप्लीट हो जाएगी, मैं अब मंडला पैटर्न्स ड्रॉ करूँगी। तो जो फाइन लाइनर ब्लैक कलर का मैंने पहले यूज़ करा था 0.4 mm का, आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मिक्स यूज़ कर रही हूँ, कभी कभी 0.3 या 0.2 mm भी यूज़ कर रही हूँ। उससे क्या होता है कि जो भी डिटेलिंग हम करना चाहते हैं ना, वो कर पाते हैं जब आपका फाइन लाइनर का जो निब का साइज़ है वो कम हो। तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे मंडला पैटर्न्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी मंडला वर्कबुक भी ले सकते हैं। ये वर्कबुक ई बुक यानी कि डाउनलोडेबल PDF में भी अवेलेबल है और इसकी फ़िज़िकल कॉपीज़ भी अवेलेबल हैं जो हम आपके घर में डिलीवर करवा सकते हैं। तो इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहें तो मंडला किट भी ले सकते हैं। उस मंडला किट में हमने सारे सप्लाईज प्रोवाइड करे हैं, जैसे कि मंडाला वर्कबुक, कलरिंग बुक, जो भी कंपास, पेंसिल, फाइन लाइनर, जो भी सप्लाईज की आपको ज़रूरत पड़ती है एक मंडला को बनाने के लिए, उस किट में सब कुछ है। तो अगर आपको ऐसे पैटर्न्स और मंडला के बारे में और सीखना है, अच्छे से डिटेल में जानना है, तो आप हमारी वेबसाइट से या फिर अमेज़ॉन से और एटसी से मंडला ई बुक्स, वर्कबुक्स या फिर किट्स परचेज कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसे बहुत से मंडला पैटर्न्स होते हैं जिनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप अपना खुद का मंडला पैटर्न भी बना सकते हैं, और बस आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा केओस ना हो जाए, ज़्यादा वो ऐसा भरा भरा सा ना लगे, थोड़ा सा बैलेंस लगे और आपके सारे पैटर्न्स अच्छे से खिल के आए। तो यही चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें हम मंडला वर्कशॉप में अपनी ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ चेकआउट करें और बुक करें, और आप अच्छे से डिटेल में भी सीख सकते हैं। और रही बात मंडला पैटर्न्स की, तो मंडला पैटर्न्स और बहुत सारे ऐसे मैंने मंडला पे वीडियोस बना रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप मंडला पैटर्न्स के बारे में भी चेकआउट कर सकते हैं, मंडला के बारे में और सीख सकते हैं और अलग अलग डिज़ाइंस भी ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे इस तरीके के सुंदर सुंदर मंडला आर्ट वर्क्स मिलेंगे और पूरा डिटेल प्रोसेस मिलेगा कि कैसे मैंने इसे ड्रॉ किया है। तो प्लीज़ जाके चेकआउट करें।
तो यहाँ पे पूरा मंडला बन जाने के बाद मैं बस 4 कॉर्नर्स में ऑरेंज कलर के लोटस ऐड करूँगी। तो ये कॉर्नर्स में ना ये लोटस ऐड करना मुझे बहुत पसंद है, आप इसको भी बिल्कुल ट्राई करके देखना। इसको बस मैंने 4 लोटस बनाए और ऑरेंज कलर से कलर कर दिया और थोड़ा सा एक टेक्सचर दे दिया, जो लोटस का नीचे का टेक्सचर होता है ना, बस थोड़ा सा वो दे दिया और बैकग्राउंड में येलो कलर करके उसे पूरी तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो हनुमान जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इस आर्टवर्क को बनाएं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके या व्हाट्सएप करके आप प्लीज़ अपने आर्टवर्क्स, अपने डिज़ाइंस भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।